Good morning, all of you. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। तो ठीक ही है सर। हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा नवरात्रि चल रहा है। हाँ हाँ। सर आज लास्ट डे नहीं। आज लास्ट डे। आपके पास मैं सर वो रिजॉइन कर सर्टिफिकेट रहा मिल हूँ। जाएगा। मैं रिजॉइन सर कर आप लोग रहा के हूँ। इधर दुर्गा उसका पूजा नहीं होता है? सर्टिफिकेट आज मिल जाएगा। करें सर सर्टिफिकेट आज मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? सर्टिफिकेट सर आज मिल जाएगा। सर्टिफिकेट हाथों हाथ नहीं मिलता है इसमें। ऑनलाइन सर बताना पड़ेगा। लगभग 10-15 दिन बाद मिलेगा ये। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? सर अभी तो नहीं, स्टार्टिंग में हो रही थी जब आपने पहले ज्वाइन किया था। मैं लैपटॉप रीस्टार्ट करके ज्वाइन होता हूँ। कुछ इशू आ रहा है ना। ओके सर। ठीक है सर।
स्क्रीन देखनी शुरू हुई। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। हो रही ना इसके हाँ हाँ जी सर। सर। पीपीटी दिख रहा है आपको? हाँ दिखाई सर। एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम हमारा क्लास चालू कर लें, फिर बात करते हैं। देखिए इनके यूजेस क्या हैं। तो जैसा कि लास्ट टाइम में भी हमने कई सेशंस में ये पढ़ रखा है। अपना माइक ऑफ कर लीजिए मनोज कुमार। मनोज कुमार अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मनोज मनोज कुमार मनोज कुमार माइक ऑफ करिए। मनोज माइक ऑफ सर। करिए। डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट में वॉइस आ रही है आपको? वॉइस आ रही है? किसी को एक को बोल के माइक ऑफ कर देना। यस सर। हाँ जी सर आ रही है। माइक ऑफ कर दीजिए। देखिए डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका हम ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू यूज कर सकते हैं और अपनी बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट में ऐसे प्रोडक्ट जो मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप की सहायता से ऑपरेट किए जा सकें और जिनको हम कभी भी उपयोग कर सकें। कभी भी का मतलब है 24/7 आवर्स। पहले एक टाइम था जब हमको बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने के लिए हमको सपोर्ट लेना पड़ता था बैंक का। और बैंक की जो कार्य प्रणाली थी वो उसका टाइमिंग था सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, जिसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी काम होते थे वो 4 बजे तक ही। इसको देखते हुए क्योंकि कभी कभी बहुत मतलब रात में नाइट में किसी भी टाइम पड़ जाती है, उस समय में लोग परेशान होते थे। इसी का देखते हुए बैंक ने एक एटीएम लॉन्च किए। 24/7 निकाला जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एटीएम से पैसा निकालने के लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ता था। कभी किसी को नाइट में पेमेंट ट्रांसफर करने की जरूरत है, अप्रोक्स समझ लेते हैं कि कभी किसी की कोई इमरजेंसी आ जाती है
और उसे नाइट में 10, 11, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पेमेंट ट्रांसफर करना है, उस कंडीशन में बहुत इशू होता था, बाहर जाना एक रिस्की प्रोजेक्ट होता था। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़, जमाना जैसे जैसे आया, लैपटॉप डेस्कटॉप का जमाना आया, का एक एरा आया, तो हमारे बैंकिंग सेक्टर ने अभी, वो आपका इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग जिसे हम बोल, कुछ समय निकलने के बाद कुछ और भी फीचर्स सामने आए, जैसे उनमें से हम बोल सकते हैं कि यूपीआई आया, फोन पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट, सॉरी, ये सारे क्यूआर मार्केट प्रोमो पेटीएम के लिए लॉन्च किए गए। इनके हेल्प से होता क्या है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हम पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी हम कर सकते हैं, और अगर हमको कोई बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग करना है, इंश्योरेंस करना है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी चीज हमको काम करना है, या किसी भी बिल पेमेंट करना है, तो हम इन डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट की सहायता से उनको कर सकते हैं। ये इमरजेंसी में भी बहुत यूजफुल हुए, और इनका अब दौर बढ़ गया है। वर्तमान काल में हमारे देश में जो भी चल रहा है वो डिजिटल बैंकिंग को महत्व दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इसकी सहायता से हमको मूवमेंट कम करना पड़ता है, अपने समय की बचत होती है, और अननेसेसरी हमें बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सबसे बड़ी बात है, आप इसमें बैंक का स्टेटमेंट देख सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, या फिर कोई यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट, बिल का कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, फंड का ट्रांसफर कर सकते हैं, और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ कार्ड्स, कितने तरह के कार्ड होते हैं। तो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, प्रीपेड कार्ड, एटीएम कार्ड, और वर्चुअल कार्ड। अब डिजिटल बैंकिंग के अंदर कौन कौन सी अलग अलग चीजें हैं, कौन कौन से अलग अलग फीचर्स हैं, वो हम रीड करेंगे। तो उनमें सबसे पहले जो टॉपिक की बात होती है वो होती है कार्ड की। तो डेबिट कार्ड क्या होता है? ये एक नॉर्मल कार्ड है, जो जब हम कोई बैंक से सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमें उस सेविंग अकाउंट के साथ एक कार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये सब आप लोग यूज भी कर, हाँ सर। आप सब लोग। फिर होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का ये यूज ये है कि पैसे, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास कार्ड है, तो एक लिमिट के अंदर बैंक आपको ये कार्ड प्रोवाइड करती है। इस कार्ड की लिमिट निर्धारित करती है, 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, और बड़े बड़े भी लिमिट हो सकते हैं। तो बैंक आपको उधार, एक आप उसका पैसा वापस कर दे, फिर से सेकेंड डे में उसी पैसे को उपयोग करने की क्षमता मिल जाती है। और ये इस इसको, तो ये कार्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। अगर आप इनका उपयोग सावधानी से नहीं करते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इन बैंक का जब पैसा इन कार्डों का नहीं चुकाया जाता है, तो एक इस पर जो चार्जेस लगते हैं वो एक मोटी रकम होती है। मतलब ये होता है कि ब्याज पर भी ब्याज ले लिया जाता है। लेकिन अगर आप इसको सावधानी से यूज कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट है प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसको पहले से उसमें हम पेमेंट डाल के रखते हैं, और जब हमको जरूरत हो तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। दे आर आइडिया फॉर दोज हु डोंट क्वालिफाई द ट्रेडिशनल बैंक क्रेडिट कार्ड। इसके बाद आता है आपका एटीएम कार्ड। एटीएम आप सब लोग जानते हैं,
ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, एक मशीन मार्केट में बैंक के द्वारा लगाई गई है, उससे हम पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं। और वर्तमान में कुछ मशीनें ऐसी हैं जिन पर हम पेमेंट डिपॉजिट भी कर सकते हैं और वहां से हम फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। वर्चुअल कार्ड क्या होता है? वर्चुअल कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कभी भी हार्ड में नहीं होता। बाकी सारे कार्ड हार्ड में होते हैं, हम उनको छू सकते हैं, महसूस पकड़ सकते हैं, इसके खोने की भी डर होते हैं। वर्चुअल कार्ड आपके ऑनलाइन होता है, आपके मोबाइल पर होता है और आप इससे पेमेंट विड्रॉल डिपॉजिट दोनों ही कर सकते हैं। और इस कार्ड का चलन में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी पेटीएम फोन पे यूज किया है तो आपको उस पर कार्ड दिख जाता है। कभी किसी ने देखा है कार्ड, वर्चुअल कार्ड? हाँ जी हाँ सर, कोटक बैंक का भी सर वर्चुअल कार्ड हाँ। यूज हो रहा है। तो सर एयरटेल इसमें पेमेंट एक बैंक का चीज भी है पूछना सर। चाहूंगा, आपने डेबिट कार्ड और एटीएम जो मेंशन किया, डेबिट कार्ड तो नॉर्मली एटीएम को डेबिट नहीं बोलते, इसमें डिफरेंस क्या है सर दोनों में, डेबिट और एटीएम में? हाँ, क्या? डेबिट कार्ड और एटीएम अलग अलग मेंशन किए ना जैसे आपने। नॉर्मली हम खाता खुलवाते हैं, हमारे को जो डेबिट कार्ड मिलता है उसी को एटीएम बोलते हैं बैंक वाले, तो हमारे पास एटीएम कार्ड कुछ अलग से भी एक्चुअली में आता है। होता क्या था, पहले जो स्टार्टअप हुआ था तब इसको एटीएम नाम दिया, लेकिन बाद में फिर इनके नेम चेंजेस करते चले गए। अच्छा, यानी चीज एक ही है। हाँ, अब हुआ क्या, एटीएम कार्ड का मतलब होता है एटीएम में लगाए जाने वाले कार्ड, ठीक है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जो कार्ड लगाए जाते हैं, स्टार्टअप में जब ये कार्ड लाए गए तब हम केवल इतने ही नाम से जानते थे। आज भी अगर आपके पास डेबिट है, क्रेडिट कार्ड है या कोई और कार्ड है, प्रीपेड कार्ड है या और भी कोई कार्ड है, डायमंड कार्ड भी होते हैं, तो अगर आप उनको बोलते हैं कि आपके पास कार्ड है, तो आप यही बोलते हैं मेरे पास एटीएम कार्ड है, मैं एटीएम से पैसा निकालता हूँ। कोई भी ये नहीं बोलता मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं डेबिट कार्ड से पैसा निकाल लेता हूँ। तो ये एक चलन में था, स्टार्टअप में था, फिर धीरे धीरे इसको चेंजेस किया गया, फिर डेबिट लिया, क्रेडिट लिया, और भी अब बहुत सारे चलते हैं, वीजा, वाया, बहुत सारा कार्ड का वो है डिटेल। तो ये नॉर्मल डिटेल थी, आगे हम चलते हैं। क्या डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स में कौन कौन से और प्रोडक्ट आते हैं? तो उसमें है आपका मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट एक ऐसी सॉफ्टवेयर है, मतलब आप कोई यूपीआई यूज करते हैं तो उसके यूपीआई में जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि अगर आप पेटीएम का उपयोग करते हैं तो पेटीएम में अब एक तो आप उसमें अपने अकाउंट से पेटीएम को अटैच कर लेते हैं और आपको जब भी किसी को पेमेंट लेना है या देना है तो वो यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। और उसी के साथ एक होता है वॉलेट। तो प्रत्येक जितने भी आपके यूपीआई जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट चल रहे हैं, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, इनके पर्सनल वॉलेट्स होते हैं। इन वॉलेट्स में आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करके रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्या फायदे हैं? तो ये होता है कि जब अगर आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको उस कंपनी के द्वारा कोई ना कोई ऑफर दिया जाता है। अगर आप अपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो कंपनी आपको ऑफर नहीं करती। दूसरा एक ड्रॉबैक होता है कि अगर आपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है तो कई बार आप लोगों के साथ भी होगा, पेमेंट फंस जाता है। कभी कभी बैंक का सर्वर डाउन चला जाता है तो पेमेंट फंस जाता है। लेकिन अगर आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वो वन शॉट में चला जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का सर्वर से कोई इश्यू नहीं होता। आप जितने भी मोबाइल वॉलेट होते हैं वो सब आप स्मार्टफोन में अपना कोई भी यूपीआई इंस्टॉल कर सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, और उसमें वॉलेट में आप पैसे रख सकते हैं। बहुत सारे तो सर जो हम्म। एक यूपीआई लाइट करके चल रहा है वो वॉलेट में काउंट होता है? क्योंकि उसमें हम 2000 तक बैलेंस ऐड कर सकते हैं और उसमें भी पेमेंट्स हो जाती है अलग से। वो तो देखिए, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आप अपने लेवल पे भी एक यूपीआई जनरेट कर सकते हैं, क्यूआर अपना नहीं, बना वो के। सर मैंने यूज करके देखा है, लेकिन कभी बैंक सर्वर डाउन के टाइम पे यूज करके नहीं देखा। तो यूपीआई लाइट भी वॉलेट की तरह ही काम करता है? वॉलेट की तरह ही करता है, लेकिन वॉलेट की तरह नहीं कह सकते, क्योंकि यूपीआई है तो यूपीआई वो हाँ आपके जी सर। बैंक से ही पैसा विड्रॉल करेगा, डायरेक्ट तो नहीं नहीं, उसमें करेगा। सर ये है जैसे यूपीआई लाइट का वॉलेट है, उसमें हाँ 2000 तक अलग से बैलेंस ऐड हो जाता है। तो मैंने एक बार अपने अकाउंट से 2000 इकट्ठा ऐड कर लिया। अब मैं कहीं 5, 10, 20 रुपए छोटी मोटी पेमेंट जो करता हूँ वो सारी एंट्रीज मेरे पासबुक पे नहीं आएगी। वहाँ एक एंट्री 1000, 2000 तक जो भी मैं एक साथ इसमें यूपीआई लाइट में डाल रहा हूँ वो एंट्री शो होती है, बाकी सारी यूपीआई लाइट से अलग से आती है, वो पासबुक नहीं, में शो नहीं होती। एक्चुअली में है क्या,
यूपीआई लाइट अगर वॉलेट दे रहा है कि मेरा वॉलेट में आप पैसा रखिए और वो बैंक से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको पेमेंट ट्रांसफर करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो बैंक से कनेक्ट है, वो पैसा बैंक से उठाएगा और उसके बाद ट्रांसफर करेगा, तो इशू होगा। ओके सर। है ना। आप जो बोल रहे हैं कि यूपीआई लाइट चला है, उसमें 2000 से ज्यादा हम रख नहीं सकते हैं, तो हाँ जी वो सर। लाइट इसीलिए रखा गया है क्योंकि ट्रैफिक कम है। देखिए क्या होता है, पेमेंट कहाँ फंसता है, सर्वर डाउन का क्या मतलब है, ये सब हमको ब्रीफ में समझना होता है। सर्वर डाउन का मतलब होता है कि उस पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, सर्वर बंद नहीं हुआ है। आप किसी रोड पर जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रैफिक ज्यादा हो गया और जाम लग गया, तो एक कंडीशन तो ये है, एक्सीडेंट का मतलब होता है कि कोई वायरस आ गया जिसकी वजह से यूपीआई काम नहीं कर रहा, तो आप तो रुक ही गए, आपका काम ही नहीं हो। लेकिन अगर उस रूट पर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां पहुंच गई हैं तो भी एक जाम लग जाएगा, लेकिन गाड़ी आराम आराम से आगे बढ़ती जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है। और एक उसी के साथ आपको ये बताया जा रहा है कि एक रूट से और चले जाइए, लेकिन वो 6 लाइन या 4 लाइन नहीं है, वो सिंगल लाइन है, लेकिन आप उससे चले जाइए, आराम से जाएंगे, आपकी स्पीड कम रहेगी। तो सेम कंडीशन इसमें है जो आप बोल रहे हैं कि लाइट यूपीआई, इसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, इसलिए यहाँ रुकावट नहीं है, और ये खुद पर पेमेंट रख रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा। तो वॉलेट में पेमेंट होना मतलब किसी तीसरे आदमी से वो पैसा नहीं ले रहा है, वो खुद के पास जो पैसा रखा है वो दे रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और आप समझ लीजिए, आपसे मैंने अभी 10,000 रुपए उधार मांगा, ठीक है। आपने बोला भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं मेरे एक भाई हैं उनसे पैसा उधार लेके आपको उधार दे दूंगा, तो आपकी डील तो हो गई। अब आप क्या करेंगे, उस सामने वाले पर्टिकुलर व्यक्ति को कॉल लगाएंगे, भैया मुझे किसी को पैसा उधार देना है, आप 10,000 मेरे अकाउंट में दे दो, मैं आपको दे दूँ, मैं आपको कुछ दिन में दे देता हूँ। अब वो व्यक्ति अगर ये बोलता है कि भैया मेरे पास तो अभी खुद पे भी नहीं है, तो आप भी थर्ड पार्टी को पैसा नहीं दे पाएंगे। सेम ही यहाँ है कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो पहले बैंक में आपकी रिक्वेस्ट जाती है, अब बैंक का ट्रैफिक ज्यादा है, उसके पास है उस टाइम में या नहीं है, वो ट्रांसफर करना चाहता है, बहुत सी कंडीशन होती है। तो एज इट इज यहाँ होता है कि अगर आप पैसा थर्ड पार्टी से लेने जा रहे हो तो उसका सर्टेनिटी नहीं है कि वो उसी टाइम में, रियल टाइम में वो पैसा ट्रांसफर हो पाएगा या नहीं। इसी तरह से यूपीआई और वॉलेट का है, अगर आपकी जेब में वो 10,000 होते तो आप एक सिंगल टाइम में मुझे वो पैसा ट्रांसफर कर देते, लो भैया, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। तो थर्ड पार्टी से पैसा लेके किसी थर्ड को ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा, लेकिन सेम मेरी जेब में पैसा रखा है, मैं सेकंड पार्टी को दे रहा हूँ क्योंकि उसको नीड है, तो डेफिनेटली टाइम नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि यही होता है कि यूपीआई से पेमेंट जब आएगा तो टाइम लगता ही है, और कई बार वन शॉट में भी हो जाता है क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजें जो सुविधाएं चल रही हैं सब इंटरनेट की सहायता से चल रही हैं, और ये डिपेंड होता है इंटरनेट कितना फास्ट है, क्या ग्रो कर रहा है, कितनी स्पीड है, उसके बाद उस पर ट्रैफिक कितना चल रहा है। जब पेमेंट फंसता है, हम देखते हैं ना, पेमेंट फंस गया अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब उस जब हमने पेमेंट किया तब बहुत हजारों लोग, करोड़ों लोग उस पर ट्रांसफर कर रहे थे, उस वजह से वो पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाया। और कुछ नहीं होता, इंटरनेट तो जैसा है वैसे ही चल रहा है। बीच में कोई मान के चलिए कोई इलेक्ट्रिसिटी है, आपके सारे स्विच से आप अपने पूरे इलेक्ट्रिक जो भी इक्विपमेंट है आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी बीच में फॉल्ट आ जाता है तो आप उस इक्विपमेंट को स्टार्ट नहीं कर सकते, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं हुई है, आपके यहाँ कंटिन्यूस चालू है। तो सेम होता है, ट्रैफिक ज्यादा होने पर ये इश्यू होते हैं। तो वॉलेट में रखने से एक और फायदा होता है, जितने भी यूपीआई होते हैं ये चाहते हैं कि इनके पास पैसा रहे। देखिए पेटीएम है, पेटीएम आपके अकाउंट से अटैच है, और आप जब फंड ट्रांसफर करते हैं तो उसको पॉइंट कुछ पैसा मिलता है बैंक की साइड से ट्रांसफर के टाइम। लेकिन अगर आप उसकी वॉलेट में रख देते तो वो पैसा उसका खुद का हो जाता है, किसका, फोन पे, पेटीएम का। उस पैसे से वो कोई ना कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं, इन लोगों के अलग इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो इसलिए ये वॉलेट पर अब उस इन्वेस्टमेंट से अगर उनको कुछ फायदा होता है तो उसका कुछ परसेंट कस्टमर को भी वो दे देते हैं, इसी को बोलते हैं वो डिस्काउंट दे रहे हैं या कोई ऑफर दे रहे हैं। तो इसलिए वो वॉलेट का प्रावधान चल रहा है।
अब लाइट यूपीआई है तो वो तो एक छोटा सा ऑप्शन निकाला गया है कि आपको छोटे मोटे पेमेंट ट्रांसफर करने हैं और उसमें इशू होता है तो आप इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, a real-time payment system that enable instant transfer of fund between bank account। तो वो मैं आपको समझा चुका हूं कि ये फंड ट्रांसफर करने का एक द्वार है, जरिया है। नेक्स्ट है रुपी कार्ड। अब वो पहले उधर वो वाली बात हो रही थी, अभी आ गया है डोमेस्टिक पेमेंट नेटवर्क ऑफ इंडिया दैट अलाउज यूजर टू मेक पेमेंट ऑनलाइन इन पर्सन और थ्रू मोबाइल डिवाइस। तो आप रुपी कार्ड के थ्रू पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं और आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। भीम यूपीआई और भारत क्यूआर। भीम यूपीआई क्या है? ये हमारे भारत देश की है, ये पर्टिकुलर हमारे यहाँ की है। पॉपुलर डिजिटल पेमेंट मेथड दैट इज प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ कन्वीनियंट वेज टू मेक ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट बोलती भी है कि आप भीम का यूज करें और ये रिलायबल भी है और इंडियन प्रोडक्ट है ये। मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में आपका आ जाएगा, एक तो इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग होता है और एक एसएमएस बैंकिंग होता है, दो तरह से हो सकता है। तो मोबाइल बैंकिंग में एसएमएस बैंकिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सेफ है और इसमें फंड किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने से का चांसेस बहुत रेयर होते हैं। SMS banking, customer can send the text command to a predefined number for the banking service। अगर आप किसी बैंकिंग सर्विस पे अपना नंबर पहले आपको रजिस्टर कराना होगा, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर एक नंबर इसमें दिया हुआ है, यूएसएसडी नंबर जो है *99#, इसको डायल करेंगे, आपको अपना नंबर रजिस्टर करना है, पर्टिकुलर अकाउंट का नंबर डालना है, आपका मोबाइल का नंबर देना है। इसके बाद आपके पास एसएमएस से आप वेरीफाइड हो जाएंगे। इसके बाद आप कर सकते हैं फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट और बिल पेमेंट, आप ये सब कर सकते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर वे होगा, वो मैं आगे बता दूंगा। प्रोसेस, क्या प्रोसेस रहेगी मोबाइल बैंकिंग की, इंटरनेट बैंकिंग की, वो देख लीजिए। अगर हमको इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर करना है हमारे मोबाइल में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर फॉर एसएमएस बैंकिंग। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एसएमएस बैंकिंग के लिए। सर्विस देयर बैंक प्रोवाइड देयर मोबाइल नंबर एंड अकाउंट डिटेल। आपको एसएमएस के थ्रू अपना मोबाइल नंबर और अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। गेट द एसएमएस बैंकिंग नंबर, आप एक एसएमएस बैंकिंग नंबर आपको मिलेगा जो एक कोड के रूप में होगा। फॉर्मेट द एसएमएस कमांड, आपको टू चेक द अकाउंट बैलेंस द कस्टमर नीड टू सेंड द एसएमएस विद द प्री डिफाइंड कमांड फॉर द बैलेंस इंक्वायरी के लिए BAL टाइप करेंगे और पर्टिकुलर नंबर पर शेयर कर देंगे तो आपका बैलेंस इंक्वायरी आपके मोबाइल में एसएमएस के थ्रू दे दी जाएगी। ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट, depending on the bank security protocol the customer may need to authenticate the request by providing additional information like the last few digit of their account number और specific पिन और पासवर्ड। आपको ऑथेंटिकेशन के लिए पिन और पासवर्ड दिया जाएगा। इस पिन और पासवर्ड का यूज करके आप अपना अकाउंट से संबंधित इंक्वायरी कर सकते हैं। रिसीव द बैलेंस इंफॉर्मेशन, जब आप ये पूरा प्रोसेस कर चुके होंगे उसके बाद आपको एसएमएस के थ्रू बैलेंस की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये क्या हुआ? एसएमएस बैंकिंग। ये सिक्योर भी है। इसका फायदा क्या है? ये कॉन्वीनियंशियल है, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कीपैड मोबाइल से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एसेसिबिलिटी, चलाने में बहुत इजी है, कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको ऑपरेट कर सकता है। सिक्योर, तो ये फुल प्रूफ है, इसमें फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। फ्रॉड होने के चांसेस ये है कि ये बैलेंस इंक्वायरी ही कर सकते हैं हम यहाँ पर। यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग। यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज में ये प्रोवाइड करता है, आपको फंड ट्रांसफर करने की क्षमताएं प्रोवाइड कर देता है। बिल पेमेंट कर सकते हैं आप, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, लोन रीपेमेंट भी कर सकते हैं। लोन का अगर कोई इंस्टॉलमेंट आपको भरना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सर्विस, कोई इन्वेस्टमेंट की सर्विस हो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
जैसे कोई आपने म्यूचुअल फंड या कुछ भी लिया हुआ है तो उसका भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल सर्विस हैं, ये तो फाइनेंशियल सर्विस हो गई कि फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, लोन रीपेमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंशियल सर्विसेज है। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आएगा, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, चेक बुक अगर आपको मंगाना है तो आप इसकी सहायता से चेक बुक की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। डेबिट कार्ड मैनेजमेंट और एटीएम लोकेटर। एटीएम लोकेटर का मतलब है कि अगर आपको आसपास नियर में कहीं एटीएम सर्च करना है किस एरिया में है तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज, मोबाइल वॉलेट सर्विस भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, आप किसी इंश्योरेंस का पेमेंट कर सकते हैं। मर्चेंट पेमेंट, किसी व्यापारी को पेमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम रजिस्ट्रेशन, आप इसके थ्रू आपकी कोई गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है बैंकिंग से रिलेटेड तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और डोनेशन, अगर किसी संस्थान को, किसी कंपनी को या किसी एनजीओ को आपको डोनेट करना है तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। कभी कभी एजुकेशन एकेडमीज को भी डोनेट किया जाता है। किस तरह से मोबाइल बैंक यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग का यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम डायल करेंगे *99#। फिर हम सिलेक्ट बैंक को सिलेक्ट करेंगे जिस भी बैंक का आपको प्लान है। इसके बाद एंटर एम पिन, आपके पास एक एम पिन होगा जो बैंक से प्रोवाइड किया हुआ होगा या आपने जनरेट किया होगा। चूज द सर्विस, आपको सर्विस चूज करनी है कि आपको फंड ट्रांसफर करना है या बैलेंस इंक्वायरी करना है या बिल पेमेंट करना है। एंटर द डिटेल, आपको जो भी काम करना है उसकी डिटेल आपको देना है। द कस्टमर एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल फॉर द सिलेक्टेड सर्विस सच एज बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर एंड और बिल डिटेल। अगर आपको किसी को फंड ट्रांसफर करना है तो उसका अकाउंट नंबर देना है, और अगर आपको कोई बिल पेमेंट करना है तो बिल का उसमें डिटेल डालना है। कंफर्मेशन ट्रांजेक्शन, आपको एक बार रिव्यू करना है प्रॉपरली पूरा कि हमने जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है वो प्रॉपर भरी है या कोई मिस्टेक है। अगर वो करेक्ट है तो आपको आगे ट्रांजेक्शन करना है। रिसीव द कंफर्मेशन अपॉन सक्सेसफुल कंप्लेंशन, द कस्टमर रिसीव अ कंफर्मेशन मैसेज विद अ ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। आपको रेफरेंस नंबर एक मिल जाएगा कि आपके ट्रांजेक्शन का रेफरेंस नंबर ये है। इस तरह से आप यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग *99# का यूज करके सर्विस का लाभ ले सकते हैं। क्या फायदे हैं यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग के, तो सेम है कि क्विक एंड इजी एक्सेस, बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं और इजीली एक्सेस हम इसे करते हैं। नो नीड टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये आपकी मोबाइल एसएमएस के जरिए काम करता है तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी जरूरत नहीं है। एनहेंस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस, banking promote the financial inclusion by the providing banking service to customer without a smartphone। बैंक चाहता है कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो हो जाएं और इंटरनेट की वजह से इसमें कोई रुकावट भी ना आए, इसलिए इस सुविधा का उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं हाँ सर। सर। चलिए, सब कुछ समझ में आया है? यस सर। चलिए, हाँ फिर हम आते हैं इंटरनेट बैंकिंग एंड ऑनलाइन पेमेंट। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? चलिए, कोई बता दीजिए इंटरनेट बैंकिंग क्या है। हर बैंक की अपनी अपनी वेबसाइट है जिसपे हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके अपने अकाउंट से किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो चाहे नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस हो या कोई आपका चेक ब्लॉक करवाना हो या और कोई लोन अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, सारा कुछ उनकी अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन करके हम बैंक की पर्टिकुलर साइट से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इंटरनेट बैंकिंग प्रत्येक बैंक के पास होता है, और अगर आप इसकी सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बैंक जाना होगा और बैंक से इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना है और वो बैंक में देना है। उसके बाद आपके पास बैंकिंग के लिए एक्सेस करने के लिए कुछ आईडी पासवर्ड्स आएंगे, उनका यूज करके और उनके जो डायरेक्शन है उनका यूज करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग भी एक सेफ प्रोडक्ट है, बट ये है कि उसको हमें सेफली यूज करना होता है क्योंकि उसके जो पासवर्ड हैं वो हमको किसी को शेयर नहीं करने होते हैं। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बेस्ड
मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है कि आपके पास, कभी आपने देखा होगा, फोन पे है, पेटीएम है, अमेजन पे है, भारत क्यूआर है, ये सारे एप्लीकेशन होते हैं और ये एप्लीकेशन प्राइवेट कंपनीज ने बनाए हुए हैं और इनके थ्रू भी हम सारे काम कर सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, चाहे हमको अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना हो, किसी को पेमेंट करना हो या कुछ और। मोबाइल वॉलेट के बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ये सब अपने पास एक वॉलेट रखते हैं, उनके वॉलेट में अगर आप पेमेंट रखते हैं तो कभी भी आपको ये यूज इजी। सर आपको देख नहीं पा रहे हैं सर, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा मेरा क्या है, कोई मिस्टेक हो रहा है तो कैमरा चल नहीं रहा है। आपकी मैंने क्लास ली थी ना माइक्रो एटीएम। हाँ जी सर। जी सर। नेक्स्ट आता है आपका IMPS। मैं अगर कैमरे में लग जाऊंगा ना तो अपना क्लास टाइम निकल जाएगा। IMPS है, IMPS में क्या है, रियल टाइम में आपको पेमेंट ट्रांसफर करना होता है और ये हम इंटरनेट की सहायता से हम कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर इसको 24/7 आवर कभी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सब लोगों ने, मोस्टली लोगों ने तो IMPS का यूज किया भी होगा। जी सर। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो आप याद कर लीजिए, किसी को पता है? किसी को पता है IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट मनी पेमेंट इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस सर्विस। ठीक है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसकी हिस्ट्री है कि ये 1960 में इसको लॉन्च किया गया था और 24/7 आवर इसका यूज करा जा सकता है। और जब स्टार्टिंग में इनको लॉन्च किया गया था तो ये बड़े बड़े बैंक या मॉल्स या एयरपोर्ट पे लगाए गए थे। वर्तमान में तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ATM अभी भी प्रेजेंट टाइम में ATM की कमी है। ग्रामीण अंचल लेवल पर ये नहीं मिल पाते हैं, तहसील लेवल पर हमको ATM उपलब्ध हो जाते हैं। ATM फंक्शन क्या करता है, आप इससे बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ATM ऐसे हैं जिनसे हम फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं और फंड डिपॉजिट भी कर सकते हैं। फिर है आपका ATM की सिक्योरिटी, तो इसके लिए एक स्पेशली एम्प्लॉय रखा जाता है। दूसरा, हमारे पास इसके लिए पिन होते हैं, जब हम कार्ड यूज करते हैं तो हम पिन का यूज करते हैं। बस ये है कि आपको एक सिक्योरिटी रखनी है कि ATM को यूज करते समय आपको उस ATM को किसी को हैंड में नहीं देना है, और अगर आपका ATM काम नहीं कर रहा है तो किसी भी आम पब्लिक से हेल्प नहीं लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो आप वहाँ पर मौजूद गार्ड से या फिर संबंधित बैंक से सपोर्ट ले सकते हैं, और इस कंडीशन में ही आप ATM को सुरक्षित रख सकते हैं, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फिर है पॉस मशीन, माइक्रो ATM, इसके बारे में हम पिछले टाइम में भी डिस्कशन कर चुके हैं। पॉस मशीन और माइक्रो ATM एक डिफरेंस डिवाइसेस हैं। पॉस मशीन और माइक्रो ATM का मैंने आपको कंपैरिजन भी बताया था, सब लोगों को याद है या नहीं? यस सर। हाँ जी सर। हाँ। और उसके बारे में हमने बहुत डिटेल से चर्चा भी की थी। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि हम कहीं भी उसका फंड विड्रॉल, ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी सारा कुछ कर सकते हैं। ग्रामीण अंचल में ये एक वरदान की तरह साबित हुआ है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ATM मशीन नहीं उपलब्ध होती हैं, तो माइक्रो ATM के थ्रू ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले लोगों को बैंक से संबंधित सभी कार्यवाहियां करने में सहायता मिलती है। आधार सीडिंग, eKYC, आधार से क्या है, आधार एनेबल जो मशीन होती है आप लोग भी उपयोग करते हैं, उनके थ्रू भी आप पेमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग यूज करते हैं आधार मैं कर रहा एनेबल हूँ मशीन? यस सर। कितना फंड आप एक बार में आधार मशीन से निकाल पाते हैं?
मैक्सिमम 10,000। 10,000। 10,000। 10,000। कभी आपने ये किया है, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना जो ग्रामीण अंचल में कम पढ़े लिखे होते हैं, और उन लोगों ने बोला आपको कि भाई मेरे पैसा निकाल दो, तो आपने बोला 2,000 पड़े हैं और 10,000 निकाल लिए, ऐसा किया है कभी? नहीं सर, नहीं लेकिन सर। कुछ कस्टमर से सुना जरूर है ऐसा। एक बार एक हाँ कस्टमर के पैसे ट्रांसफर किए थे हमने, तो हाँ उसके साथ उसके गांव में ये हुआ। फिर वो हाँ। हमारे पास आ गया कि जी मैंने ट्रांसफर आपसे 5,000 करवाया, वहां तो 2,000 मिले। तो हमने उसकी स्टेटमेंट मंगवाई, वहां देखा 5,000 डेबिट हुआ है, और दुकान वाले ने वहां पे उसको सिर्फ 2,000 दिए थे। अरे फिर केस में क्या हुआ? नहीं, हमने तो कस्टमर को दिखा दिया ना कि देखो भाई ये 5,000 जमा हुए, और जिस बंदे ने निकाले थे वो एक पर्टिकुलर बैंक का बीसी था, तो उसमें पर्टिकुलर उसका नाम आया था। नहीं तो थर्ड अच्छा। पार्टी कंपनीज का तो ये होता है कंपनी का नाम आता है, वो बैंक हाँ। बीसी था, इस वजह से उसका नाम आया हुआ था। मैंने बंदे को दिखा दिया, अभी देखो इस बंदे ने निकाले, उसको हम्म जाके स्टेटमेंट दिखाओ कि भाई तेरे पास इतने निकले। फिर बाद में बंदे ने दे दिए थे उसको, बोलता जी वो धोखा लग गया, ये हो गया वो हो गया, बस बहानेबाजी। नहीं तो उसका बीसी सेंटर खत्म हो जाता। वो वो हो सकता था सर, अगर कस्टमर अच्छा नॉलेजेबल होता, हाँ वो इसकी कंप्लेंट करता आगे। अब वो हाँ। तो बीसी कौन कहाँ था वो मेरे को नहीं पता, मेरे पास से तो भिजवाने वाले ने भेजे। अब निकाल लो वो बिहार में रहे थे कि यूपी में रहे थे, मेरे को उस बारे में जानकारी नहीं। पर अगर कस्टमर को नॉलेजेबल होता तो बंद जरूर करवा सकता था। करेक्ट है, और ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी भी मेहनत का पैसा होता है। बिल्कुल सर। तो आधार एनेबल मशीन से इस तरह के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, जिनको हमको कंट्रोल करना है। हम लोग ईमानदारी से काम करें, ये हमें ध्यान रखना है। अभी आधार एनेबल से जो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 500 मिलियन से ऊपर लोग हैं जो यूजर्स हैं, जो आधार एनेबल मशीन्स का यूज करके फिंगर स्कैन करके अपना फंड विड्रॉल करते हैं या फिर बैलेंस इंक्वायरी कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों के साथ हम फ्रॉड नहीं कर सकते। हालांकि बहुत से लोग हैं जो कर लेते हैं, लेकिन हमको चाहिए कि हम ऐसे लोगों का सहायता करें, सहायता कर भी रहे हैं। और आप लोगों को जो बीसी सेंटर आप स्टार्ट करेंगे या माइक्रो एटीएम का यूज करेंगे, ऐसे लोगों के लिए जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं और उनको अपना बैंक से संबंधित कार्य करना है और पूरी ईमानदारी से करवाना है, तो आप उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं अगर आप प्रॉपरली चलते हैं, जैसा आपने अभी एक उदाहरण दिया है। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये कॉन्वीनियंस और एसेसिबिलिटी का मतलब ये है कि इसको कस्टमर को यूज नहीं करना है, ये बीसी सेंटर या जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है वो व्यक्ति यूज कर सकता है, तो कस्टमर को इसका यूज करने में बहुत इजी हो जाता है। स्ट्रीमलेस प्रोसेस, इसमें बहुत प्रोसेस कोई हार्ड नहीं होती, आपको केवल एक आधार और थंब लगाना होता है और आधार नंबर की जरूरत आपको पड़ती है। तो ये बहुत इजी है और आप लोगों ने पहले से ऑलरेडी यूज कर रखा है। फ्यूचर ऑफ आधार पावर डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। तो इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, आगे बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीज हो ही रहा है डे बाय डे। और ये जो डिजिटल पेमेंट है इसको ग्रो करने के लिए बनाया गया है, और आप इसका पेमेंट का इसका यूज करते रहिए और बड़े ईमानदारी से करिए। मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप काम कर रहे हैं और आप बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं तो आप डे बाय डे ग्रोथ कर पाएंगे, जैसा मेरे ग्राफ में दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ प्रॉब्लम मिस्टेक की है तो मेरे सामने एक लाइव एग्जाम्पल था। ओनली 5 रुपीज के ट्रांजेक्शन की वजह से बीसी सेंटर खतरे में आ गया। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आप लोग पूरी ईमानदारी और सजगता से काम करिए। कई बार ये होता है कि बैंक में जो ट्रांजेक्शन करने कस्टमर जाता है और अगर उसका पैसा कभी कभी कोई एम्प्लॉय पैसा कम भी ले लेता है तो उसको अपनी जेब से पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बैंक कंसीडर किसी भी भूल को नहीं करता कभी भी। एक हमारा रुपी कार्ड है, इंडिया डोमेस्टिक डेबिट कार्ड। रुपी इज इंडियन होम ग्रोन डेबिट कार्ड नेटवर्क लॉन्च इन 2012 to compete with the global players like वीजा। एक वीजा कार्ड होता है, आपको पता होगा, एक मास्टर कार्ड होता है। बैक्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है रुपी कार्ड।
Rupee card offers secure and affordable digital payment solution tolerate for the market इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए इसने रुपी कार्ड लॉन्च किया। किसने? एनपीसीआई ने। रुपी कार्ड आर एक्सेप्टेड एट मिलियंस ऑफ मर्चेंट अक्रॉस इंडिया, मतलब बहुत सारे मर्चेंट मिलियन में मर्चेंट्स को इन्होंने लिया और इसका ये यूज करते हैं। प्रोवाइड द रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव अपॉन ओपन ऑप्शन for the both consumer and business. The network has repaid growth with over 600 million rupee card issued to date. 600 million rupee card मार्केट में इशू कर दिए गए हैं। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। इनका यूज करना बहुत ईजी होता है और ये हम कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। एक कार्ड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक करके है, ये सबसे महंगा कार्ड होता है और इसकी जो लिमिट्स होती हैं वो लाखों में चली जाती हैं, लेकिन ये आम आदमी को नहीं मिल पाता है, अवेलेबल नहीं हो पाता है। जिनके अच्छे बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हीं को ये मिलते हैं। डोमेस्टिक कार्ड स्कीम, रुपी कार्ड इज अ डोमेस्टिक कार्ड scheme launched by the national NPCI. It support debit card, prepaid card, offering secure and convenient पेमेंट ऑप्शन फॉर इंडियन कस्टमर। ये इंडियन कस्टमर्स के लिए यूज करने के लिए वाइड एक्सेप्टेंशन, इसको एक्सेप्ट लॉन्ग रेंज में किया जाता है। रुपी कार्ड आर एक्सेप्टेड अक्रॉस इंडिया इंक्रीजिंगली एक्सेप्ट internationally. They provide a convenient payment option and promote financial influence via the reducing depending on the international card network. इसका यूज इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया जाता है। आप कहीं फॉरेन में जा रहे हैं वहां भी इसका उपयोग कर सकते हैं। Promoting financial influence and Rupee card promote financial influence or by offering affordable digital payment solution. They enable include to access financial services and participate in the digital economy. इसने डिजिटल इकोनॉमी में भी अपना एक कदम जमाया है। तो कुल मिला के बात यह है कि रुपी कार्ड हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और बाकी पर्टिकुलर बैंक के द्वारा किए गए, और इसकी सहायता से हम कहीं पे भी अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इसका उपयोग करते हैं। फिर बात करते हैं भीम यूपीआई क्या है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको थोड़ा याद रखना है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये क्या है? यूपीआई रियल टाइम मोबाइल पेमेंट है। ये बिल्कुल सेम टाइम में आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देता है, लेकिन कई बार यूपीआई में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से पेमेंट फेल भी हो जाते हैं, पेमेंट फंस भी जाते हैं। ये तो आप लोगों को मैंने बताया था। व्हाट इज अ भीम? भीम इज अ यूपीआई बेस्ड मोबाइल ऐप डेवलप बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था भीम हमारा जो क्यूआर है या जो यूपीआई है ये एनपीसीआई के द्वारा किया गया है लॉन्च। इट्स अलाउड फास्ट एंड सिक्योर डिजिटल पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट यूजिंग जस्ट योर मोबाइल नंबर। की फीचर्स, बोथ यूपीआई एंड भीम ऑफर फीचर्स लाइक फंड ट्रांसफर, सेम ऑफर है, कोई डिफरेंस ऑफर नहीं है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड फॉर एडेड सिक्योरिटी और कन्वीनियंस, इसमें बायोमेट्रिक फंक्शन भी आपको मिल जाएगा। भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, यूपीआई बेस्ड पेमेंट, सिक्योर ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस सेम है। सिक्योर ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और यूपीआई बेस्ड पेमेंट, ये यूपीआई बेस्ड पेमेंट ही होता है। मतलब भीम का उपयोग क्या है यही इन्होंने बताया है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस मतलब पेमेंट को ट्रांसफर करना, फाइनेंस से संबंधित सारी कार्यवाहियां करने में भीम यूपीआई सपोर्ट करता है, बहुत इजी है यूज करने में।
ये मर्चेंट फ्रेंडली होते हैं, वाइड स्प्रेड और एडॉप्शन, मतलब इनको कई जगह यूज किया जा सकता है। वाइड मतलब बहुत लॉन्ग रेंज में इनके यूज कर सकते हैं, क्यूआर स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है भीम यूपीआई या भारत क्यूआर। आप लोग भी अपना क्यूआर लॉन्च कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। आपको अपना एक यूपीआई डेवलप करना होगा और एक आपको पेमेंट गेटवे लेना होगा, इसके बाद आप अपना लॉन्च कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे? हाँ जी सर। यस सर। हाँ सर। आप लोग एक सेकेंड, एक्चुअली में है क्या कि जितने भी यूपीआई से रिलेटेड सारे हैं ये एक तरह से डिजिटल पेमेंट के अंतर्गत आते हैं, और डिजिटली आजकल बहुत कुछ चल रहा है। आप लोगों के जो पीसी सेंटर हैं वो भी डिजिटली चलते हैं, सब लैपटॉप डेस्कटॉप से आप काम कर रहे हैं। ओवरऑल जितने भी बैंक हैं वो भी डिजिटली हो चुके हैं, तो इनका बहुत चलन है। इनके बारे में आप लोगों ने सब पढ़ लिया है। आप लोगों को इसलिए इनकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कुछ लोगों के पास तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इसी ग्रुप में जिनके पास कभी भी इन्होंने इस तरह की चीजें नहीं देखी समझी हैं, तो उन लोगों के लिए होता है। और जिनने देखी हैं उनके पास कुछ क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आप लोगों के पास यहाँ पर। एक मिनट, आपको चैट बॉक्स दिख रहा है? बॉक्स सर इन कॉल मैसेज करके है जो वही वाला। देखिए मेरी स्क्रीन शो हो रही है, हाँ जी सर। यहाँ मेरा कर्सर हाँ दिख रहा है आपको? देखिए अब मेरा कर्सर दिख रहा है, ये रो, हाँ जी सर। जी। हाँ ये एरो मैं कहाँ ले गया हूँ, चैट पर। हाँ दिख रहा है। मोबाइल से कुछ लोग ज्वाइन होंगे, उनके पास भी चैट होता है। सेटिंग उसमें एसएमएस या सेंड करके कोई ऑप्शन आएगा, तो जो लैपटॉप से जुड़े हैं वो सब चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए, और जो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ उनके आंसर देते जाएंगे। ठीक है? कैसे आंसर देना है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, एक सेकंड दोबारा चालू करनी पड़ेगी। आप कैसे आंसर देंगे? फर्स्ट और उसका यही ना। आंसर। हेलो सर। हाँ जी। सर मोबाइल में कैसे करना है सर? तीन थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आ रहा है इनकॉल मैसेज, वही शेयर है स्क्रीन, इनकॉल इन मैसेज वाला कॉल। सर। हेलो सर, लेकिन सर वहाँ पे इनकॉल मैसेज वाला सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक एसएमएस करेंगे तो डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा है। डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सर वो पॉपअप मैसेज वाला ऊपर आ क्या जाएगा ना, दिखा तो रहा हम है? स्क्रीन देख नहीं पाएंगे। दिख रहा है अभी? सर अभी नजर आ रहा है, जब हम स्क्रीन चैट बड़ा बॉक्स करके ओपन दिख रहा है करेंगे तो मोबाइल में, चैट बॉक्स लेकिन ऊपर छोटा आ कर। जाएगा ना, उस टाइम पे स्क्रीन नजर नहीं आएगा। कोई नहीं, आप तो आंसर दीजिए।
अभी दिख रहा है आपको? शो हो रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए आंसर करिए। सभी लोग आंसर करिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिक पेमेंट इंटरफेस। आप बात नहीं करेंगे, Yes, केवल sir. आंसर देंगे, है ना? I will see. सबके हो गए? नहीं सर। थोड़ा फास्ट करिए। सर कैसे लिखना है सर? आप चैट बॉक्स देखिए, दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं answer। पहले क्वेश्चन हेलो सर। हाँ, सर कैसे? को देख लीजिए, उसके बाद चैट बॉक्स में जाके एसएमएस कर दीजिए, बस हो जाएगा। मैसेज करना पड़ेगा सर? कौशिक बाग अपना माइक ऑफ करो। कौशिक बाग। ठीक है ये सर। आंसर थोड़ा फास्ट करिए सभी लोग। फास्ट करिए।
क्या स्टेटस है तुम्हारे? कब क्या है? एक नंबर चल रहा है। और इसमें एससी का डाटा वो हो रहा था, वो सब ओके है। कोई इशू नहीं है तुम्हारे तरफ से? सबसे पहले दिवस क्या हुआ भाई तेरा? मैंने कल वो डिवाइस पे काम किया था, तो एयरटेल की सिम लगाई, वो चली। हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रहा है सर। सर टीपी आया नहीं। सर डिस्कनेक्ट हो गया अभी।
हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रहा है सर। अरे सर डिस्कनेक्ट हुए अभी। गलती से है किस किसने दिया है? गलती से एक ही बात नहीं है, सारे के सारे ऑप्शंस गलत है। हाँ, एक भी क्वेश्चन ही चारों गलत है गलत है। वो। चारों गलत है। वो और वो क्वेश्चन ही जानबूझ गलत के है, डाला ऑप्शन है दे सर दिया। ने। कैंडिडेट आप लोग सुन रहे हैं, मुझे आवाज आ रही? हाँ जी सर। वो मैं एक कॉल पे जा रहा हूँ 5 मिनट के लिए, आप सब लोग म्यूट कर लीजिए ना, कुछ इमरजेंसी कॉल है। ओके सर। ओके सर।
हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रहा है सर। जी ठीक जी। अच्छा अच्छा जी जी कर दीजिए मैम, बस सेकंड हाफ में ही कर दीजिए जो भी है। हाँ हाँ, या तो आप 4 बजे कर दीजिए या 2 बजे, वो चलेगा, मुझे कोई इशू। हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, दोनों टाइम। जी 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 ओके। हाँ जी हाँ जी ओके। हाँ जी, एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि मेरा कॉल था इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, और मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ आंसर्स के लिए। आपको स्क्रीन शो हो रही है? नहीं सर। नहीं हो सर। रही। नहीं। आज मेरे कुछ इशू बन रहा है लैपटॉप में, ये मना कर रहा है कि आपकी स्क्रीन भी शो नहीं कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ क्यों नहीं हो रही है। अभी हो रही है? नहीं सर। अरे मुझे तो दिख रहा है कि प्रेजेंट होने लगा है। नहीं हो रहा? नहीं सर, अभी तो हुआ नहीं। नहीं सर, दिख नहीं शायद रहा, सर कुछ भी नेटवर्क दिख का नहीं रहा। इशू है। नहीं सर। नहीं होने दे रहा, ये प्रेजेंट नहीं होने दे रहा। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा आपका एग्जाम है उसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है ना। ये तो एक छोटा सा 5 क्वेश्चन का सेशन था, तो वो स्क्रीन शो नहीं हो रही तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। आज आप लोगों का असेसमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ सर, आ रही है। असेसमेंट प्रोग्राम है, और इसमें आपको पहले एक असेसमेंट दिया जाएगा, एक एग्जाम दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स आपको 4 क्वेश्चन आंसर ऑप्शन होंगे, उसमें से एक को चूज करना रहेगा, ठीक है। हाँ जी इसके सर। बाद जब आपका असेसमेंट पूरा सबमिट हो जाता है, इसके बाद आपको एक फीडबैक लिंक दी जाएगी, और ये सारा कुछ होगा लिंक के थ्रू। पहले मैं एक असेसमेंट की लिंक शो करूंगा आपको। हाँ मैं बोला उनको, बट उधर से अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। एक असेसमेंट की लिंक आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है और असेसमेंट करना है। उसके बाद एक फीडबैक लिंक आएगी, फीडबैक फिल करना है, और दोनों के स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करने। तब आप फ्री होंगे, फिर आप ग्रुप से लेफ्ट हो सकते हैं, मतलब ग्रुप से उस दिन मीटिंग से आउट हो सकते हैं। आज आपका लास्ट डे है। अभी मेरे बाद 2 सेशन और आपके हैं, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है। फिर जो लास्ट का सेशन होता है आफ्टर 4 o'clock, उसमें आपका एग्जाम होगा, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? हाँ जी सर। हाँ सर। आप हाँ जो सर। नोट लेके बैठे हो हाँ सर। या चैट बॉक्स में आप देखिए, उसमें कोऑर्डिनेटर का नाम पूछेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटर नेम में आएगा प्रवीण, ठीक है। और ट्रेनिंग सेंटर, हेलो सर। हाँ जी बोलिए। ये कह रहे हैं सर कि ये जो हम चैट खोल रहे हैं, हाँ, इन कॉल मैसेज, इसमें आप जो कह रहे हैं क्या कोऑर्डिनेटर वाला, ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझना है? इन कॉल मैसेज में चैट, जो मान लीजिए हमको आंसर देना था, ये हमने वहाँ पे ए लिख के भेज दिया, तो अभी आप बोले कोऑर्डिनेटर में डालना है, वो कहाँ पे डाला जाएगा? आपको मैं एक आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, और आप तो अपना ध्यान से कहीं, सुन रहे हैं। तो ध्यान से एक बार और सुनिए। आज आपका 4 बजे से एग्जाम का टर्न है, तो से अपना माइक ऑफ करिए पहले। जी सर। आपका 4 बजे से आज शाम को एग्जाम है, एग्जाम ऑनलाइन होगा, और इस एग्जाम के लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें ली जाएगी, जिसमें
आपका नाम, आपका शहर का नाम, आपकी स्टेट, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। उसके साथ आपसे ये पूछेंगे कि कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है, तो मैंने चैट बॉक्स में दिया है, प्रवीण शर्मा डालना है। फिर ट्रेनिंग सेंटर का नाम पूछेंगे, तो मैं इंदौर, NSTI इंदौर MP। और स्टेट जो पूछेगा वो आपकी खुद की रहेगी, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। फिर आप एग्जाम फाइनल स्टार्ट कर लेंगे, एग्जाम कंप्लीट होके उसको सबमिट कर देंगे। फिर आपके पास एक दूसरी लिंक मैं शेयर करूंगा जिसको बोलते हैं फीडबैक लिंक। उस पर आपको पूरी डिटेल फिल करके फीडबैक देना है और दोनों के स्क्रीनशॉट लेकर आपको ग्रुप में शेयर करने हैं। इसके अलावा कोई समझ में नहीं आया हो तो आप पूछिए। सर असेसमेंट के फॉर्म बताइएगा किधर सर, रहेगा? इंदौर। PDF 1 by 1 पूछिए। सेंटर का नाम बताइएगा। इंदौर। मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, NSTI इंदौर। चैट बॉक्स चेक करिए। ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा कितने टाइम का होगा सर? आपको मिलेगा 1 घंटा। 1 घंटा। कितने क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन डिपेंड होते हैं आपकी एग्जाम लिंक के ऊपर, 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, तो यही फाइनल एग्जाम होगा क्या सर? नहीं, ये केवल आपकी ट्रेनिंग का एग्जाम है। आपका जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आपको एक कोड दे दिया जाएगा जिससे आप IIBF में अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट आएगा उसको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। अच्छा, और इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी होती है? सर इसका PDF वगैरह मिल सकेगा क्या क्वेश्चन देखने के लिए? बहुत इजी एग्जाम है आज का, कोई बड़ी बात नहीं है। PDF आप ग्रुप में बोलिए, ग्रुप में शेयर कर देंगे। सर मैं ओके पूछ रहा सर, था कि ठीक इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं। कब लिखना होगा सर एग्जाम? अभी तुरंत 4 बजे। जी सर नमस्ते। नमस्ते। आप लोग एक काम करिए, कुछ लोगों को जी, इन्फॉर्मेशन समझ में, एक सेकंड रोहित, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है, कुछ को नहीं आई है, तो आप एक दूसरे को कन्वर्सेशन कर लो, वो ज्यादा मच बेटर होगा। और ग्रुप में भी कोई भी आंसर दे दीजिए जिसको आंसर मालूम है, ग्रुप में पूछ लीजिए जो भी पूछना हो। हेलो। IIBF में कब मतलब कि जो नंबर मिलेगा उसको कब अप्लाई कर सकते हैं सर? रजिस्ट्रेशन नंबर बोलिए। IIBF में कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद। उसके बाद वहाँ का रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ का भी एक एग्जाम होगा क्या सर? वो फिर उनका प्रोग्राम है, फिर आगे उनसे कन्वर्सेशन करिएगा। ठीक है सर। एग्जाम में पास ना हो तो? पास ना हो तो फेल ही होंगे ना। कितने नंबर का आता है सर एग्जाम? 50 नंबर का। उसमें कितने नंबर पासिंग रहती है सर? 25। सर आज 4 बजे होगा सर ये एग्जाम? 4 बजे। ओके सर। बोलिए रोहित। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये तो PDF हो तो कुछ बता दीजिए या लिखवा दीजिए सर। आपने पूरी ट्रेनिंग ली है? जी सर। बस आपको जरूरत नहीं। अगर आपने ट्रेनिंग में ऐसा किया है कि आपने मोबाइल ऑन करके अपना काम किया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि PDF आप इतनी जल्दी पढ़ भी नहीं पाएंगे। अभी तो 3 सेशन और चलेंगे। जी सर। आप तो सेशन में रहिए, सुनिए, सारे क्वेश्चन उसी सेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है रोहित? ठीक सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो सर। बोलिए। कह रहे हो कि आपके इन्वेस्टमेंट होगा उसमें नाम, उसके बाद टाउन बताया। हमारे यहाँ पे तो टाउन नहीं है, गांव से बिलोंग करते हैं, तो विलेज का नाम दे देंगे?
विलेज का नाम डाल दीजिए, जिला तो होगा ना आपका, हाँ बस उस जिले का नाम डाल दीजिए। टाउन पूछ रहे हैं तो आप अपने गांव का नाम डालिए। वही वहाँ पे टाउन ऑप्शन है, विलेज विलेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाउन लिखा हुआ है। टाउन तो हमारे यहाँ से दूर है। कोई इश्यू नहीं। आपने जो इन्फॉर्मेशन ऊपर भरी है निसवर्ड के टाइम पर, जब निसवर्ड में रजिस्ट्रेशन हाँ। किया था, सेम इन्फॉर्मेशन भरना है आप। ठीक है, बस डिफरेंस कहाँ है, कोऑर्डिनेटर के नाम में प्रवीण शर्मा, ट्रेनिंग सेंटर के नाम में इंदौर एमपी, एनएसटीआई इंदौर एमपी, और स्टेट आपकी जो स्टेट से बिलोंग करते हैं वही रहेगी। ठीक है सर बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम है, मैं कंप्यूटर में एग्जाम दे सकता हूँ? कुल कंप्यूटर से देंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आज कल 4 बजे हो जाएगा, एग्जाम आएगा? हाँ सर ठीक है, फिर आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर हो जाइए। इस सेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझसे पूछिए। सर कोऑर्डिनेटर का नाम पोबिन कुमार। हाँ जी, आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग टी ब्रेक के लिए जा सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप? सर अगर आपको टी ब्रेक के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन है या आपको सेशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, अभी 20 लोग ज्वाइन है, आज एग्जाम का डे। अगर आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया तो आप IIBF का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर। बोलिए। हाँ हेलो सर, एग्जाम का कोई क्वेश्चन मार्क अभी मिलेगा? कुछ कोई सॉल्व क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो पढ़ाया है वही आएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, फिर ऑफ करते हैं। सभी लोग ज्वाइन हो जाइए 12 बजे। आप अभी टी ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अहेड एग्जाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।